हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो प्राचीन इतिहास के क्रम में हम नेक्स्ट देखने वाले हैं जो वैदिक काल से संबंधित है। इससे पहले हमने देख चुके हैं वैदिक काल का अंतर्गत दो पार्ट आते हैं, एक पूर्व वैदिक काल है, एक दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को हमें देख चुका है, उसका कालक्रम था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास, और दूसरा हम लोग देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल, जिसका कालक्रम है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आइए कुछ इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं। अगर दोस्तों सभ्यता की बात करें तो भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता कोई अगर है तो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो एक नगरीय सभ्यता थी। और जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई तब तक हम लोग वैदिक काल को ही सबसे प्राचीन सभ्यता भारत को मानते थे, जो आर्य द्वारा स्थापित हुई थी। आर्य शब्द संस्कृत शब्द है जो भाषाई आधार पे श्रेष्ठ माना गया है, ना कि जातीय आधार पे। तो आज हम लोग देखते हैं कि जातीय आधार पर जो भेदभाव होता है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ सबसे होता है कोई भाषा के आधार पर, कोई पढ़ाई लिखाई के आधार पर, ना कि जाति के आधार पर। तो वैदिक काल के वैदिक के सभ्यता के संस्थापक को आर्य को माना जाता है, जो मध्य एशिया के से आए हैं। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पूर्व वैदिक काल में हम लोग देखें कि पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। अगर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गया। इसका रीजन यह है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज ने एक नई क्रांति की जन्म लाई, जिससे सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक सभी तरह के जीवन चेंज हो गए और एक विकास की लहर दौड़ गई। और सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि मगध साम्राज्य में ही सबसे पहले लोहा की खोज हुई थी, जो 100 ईसा पूर्व के आसपास। इसीलिए आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि जो 16 महाजनपद हैं, जो जिसका वर्णन भगवती सूत्र जैन धर्म और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। उसमें सबसे अगर श्रेष्ठ सबसे शक्तिशाली कोई है तो मगध साम्राज्य है। इसका रीजन एक यही था कि गंगा यमुना पटना में सोन गंडक और गंगा के संगम पे पाटलिपुत्र बसा हुआ था, जो मगध की राजधानी था। और दूसरी भौगोलिक रूप में हम देखें तो लोहा की खोज हो गई थी, जो एक नई क्रांति लाई थी। तो आइए हम लोग आज देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल राजनीतिक जीवन 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज ने राजनीतिक जीवन के साथ साथ संपूर्ण व्यवस्था जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन को भी पूर्णतः प्रभावित किया। जब लोहा की खोज हुई तो एक व्यापक रूप से एक क्रांति दौड़ी, लहर दौड़ी। यहाँ के राजा भी मजबूत हो गए, यहाँ सबसे शक्तिशाली राजा हो गए, इनका पद वंशानुगत हो गया, इनके शक्ति में वृद्धि हुई, जिसके कारण सभा और समिति जैसी प्रमुख समिति जो सामाजिक संस्था थी वो सब का प्रभाव गिर जाता है। तो आइए इसमें विशेष रूप से हम लोग देखते हैं। जन का आकार बड़ा हो गया, जन का आकार बड़ा होकर जनपद हो गया। जैसे भरत जन और पुरुजन मिलकर कुरुजन बन गया। राजा के महत्व एवं शक्ति में वृद्धि हुई एवं पद वंशानुगत हो गया। हम लोग यही देखे थे कि पूर्व वैदिक काल में जहाँ एक राजा नाम मात्र के होते थे, जिसको राजन कहा जाता था, गांव के श्रेष्ठ आदमी जो होते थे उनको बनाया जाता था। क्योंकि वहाँ भूमि का महत्व नहीं था, आर्थिक रूप से मजबूत राजा नहीं थे। मुख्य रूप से वहाँ जो गौ थी, पशुपालन था, जिसमें गाय सबसे महत्वपूर्ण माना गया था, जिसको सर्वश्रेष्ठ संपत्ति माना गया था, जिसको ऋग्वेद में आपको 250 मंत्र मिलता है गाय के बारे में, जिसको अगण्य कहा गया है, मारने नहीं कहा गया है। तो वहाँ आर्थिक उतना मजबूती नहीं था, इसलिए पद वंशानुगत नहीं था राजा को। यहाँ लोहे की खोज ने एक नई क्रांति लाई, जिससे सारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक सारे चेंजेस देखने को मिला और इसी के कारण पद वंशानुगत हो गया। राजा के अधिक अधिकार बढ़ने से सभा एवं समिति जैसी महत्वपूर्ण संस्था का महत्व कम गया। जैसे आप लोग कहीं देखते हैं कोई भी संस्था है या कोई राज्य है जहाँ का मुख्यमंत्री अगर तेज राज हैं, तो वहाँ नीचे वाले जितना भी संस्था होती है, जितना भी अधिकारी, उनके पावर कम जाते हैं। अगर कोई राजा वैसा होता है जो चालाक नहीं होता है, मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक से मजबूत नहीं होता, तो उसके इर्द गिर्द कर्मचारी होते हैं, वही उनका शासन कार्य चलाते हैं। तो यहाँ राजा के अधिकार बढ़ने से सभा समिति जैसी महत्वपूर्ण संस्था का महत्व कम गया। रत्नीन की संख्या हम लोग ने देखा था कि पूर्व वैदिक काल में 7 थी। रत्नीन की संख्या 7 थी पूर्व वैदिक काल में, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास था। यहाँ बढ़कर रत्नीन की संख्या बढ़कर 17 हो गया, 7 से बढ़कर 17 हो गया। कर व्यवस्था हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे पूर्व वैदिक काल में कि कर व्यवस्था एक बलि नाम का कर होता था, जो स्वेच्छा से दिया जाता था। वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं था, हम लोग जनता स्वेच्छा से राजा को देते थे, जिनको मन देते थे, नहीं देते थे। और यहाँ जो राजा का जो अधिकार बढ़ा, शक्ति बढ़ा, महत्व बढ़ा, जिसके कारण कर व्यवस्था का विस्तार हुआ एवं स्वेच्छा की जगह नियमित हो गया। नियमित कर देना है, टैक्स है, नियमित हो गया। इससे पहले हमने देखे थे कि पूर्व वैदिक काल में कर था, स्वेच्छा से देने वाला कर था, यहाँ पे नियमित कर दिया गया। सेना का आकार बढ़ा,
चूँकि राजा शक्तिशाली हो गए, युद्ध करना पड़ रहा था, जगह जगह एक दूसरा जैसे लड़ाई हो रहा था, तो सेना की आकार बढ़ाई गई, पर अब भी अस्थायी नहीं था। आज भी वही था जो युद्ध के समय या लड़ाई के समय राजा तो सभी सैनिकों को ले जाते थे लड़ने के लिए, बट अगर लौट के आते थे तो फिर आम पब्लिक की तरह वो जीवन यापन करते थे। न्याय व्यवस्था अब भी अस्थायी नहीं था। न्याय के लिए अभी लोग अपने स्थानीय स्तर पे ही उसका समस्या का समाधान करते थे। तो इस प्रकार से हमें राजनीतिक जीवन, आइए एक बार दोहरा लेते हैं। 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज ने राजनीतिक जीवन के साथ साथ संपूर्ण व्यवस्था जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन को भी पूर्णतः प्रभावित किया। जन का आकार बड़ा हो गया, जैसे भरत जन और पुरुजन मिलकर कुरुजन जनपद बन गया। राजा के महत्व शक्ति में वृद्धि हुई एवं पद वंशानुगत हो गया। राजा के अधिकार बढ़ने से सभा एवं समिति जैसी महत्वपूर्ण संस्था का महत्व कम गया। रत्नीन की संख्या हम पूर्ववैदिक काल में देखे थे कि 7 था, यहाँ बढ़कर 7 से 17 हो गया। कर व्यवस्था का विस्तार हुआ एवं स्वेच्छा की जगह जो बलि, एक पूर्ववैदिक काल में कर था जो बलि जो स्वेच्छा देने वाली कर थी, वही यहाँ पे स्वेच्छा की जगह नियमित कर दिया गया। सेना का आकार बढ़ गया, चूँकि युद्ध करना पड़ रहा था। राजा एक दूसरे के महत्वाकांक्षी, शक्ति बढ़ने से अपनी अपनी वैभव प्रतिष्ठा दिखाने के लिए सेना को संख्या में वृद्धि कर दिए थे, पर आज भी अस्थायी नहीं थे। न्याय व्यवस्था अभी अस्थायी नहीं था, चूँकि लोग स्थानीय लेवल पर ही अपना न्याय जो समस्या होता था उसको समाधान कर लेते थे। आइए आर्थिक जीवन तो पूर्णतः आप जानते हैं कि लोहा की जब खोजी तो आर्थिक प्रगति तो मैंने काफ़ी तीव्र गति से ही वृद्धि की होगी। आइए देखते हैं। आर्थिक जीवन पूर्णतः कृषि पर निर्भर था, क्योंकि प्रमुख व्यवसाय कृषि बन गया था। लोहे की खोज ने प्रमुख व्यवसाय को कृषि को बना दिया। उत्तर वैदिक काल में, पूर्ववैदिक काल में देखे थे कि वहाँ प्रमुख व्यवसाय पशुपालन से गाय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। यहीं आर्थिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे लोहा की सिर्फ खोज हुई, जिसके कारण जैसे आपको कृषि यंत्र बनाना पड़ा, जैसे हल बनाना पड़ा। और इससे पीछे हम लोग देखते पूर्ववैदिक काल में तो वहाँ सिर्फ तांबा था, कांसा था, जो एक मजबूत धातु नहीं था। यहाँ लोहा एक मजबूत धातु मिल गया, जिसके कारण जो जितना भी कृषि यंत्र था सभी मजबूत रूप से बने और कृषि एक व्यापक रूप से अपने चरम सीमा पर बढ़ने लगा। काठक संहिता में 24 बैल वाले हल का वर्णन मिलता है। काठक संहिता है जिसमें 24 बैल वाले हल का वर्णन मिलता है। दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, जो हम लोग देखे थे पूर्ववैदिक काल में पशुपालन प्रथम व्यवसाय था। यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में पशुपालन दूसरा व्यवसाय बन गया। विशेष कृषि के कारण दोस्तों, किसी भी समाज में कृषि 2 तरह से होते हैं। एक कृषि होता है जीवन निर्वाह कृषि, जो हम लोग जितना खाते हैं ना उतना ही उपजाते हैं, जो हम लोग उपजाते हैं वो खा लेते हैं। और अधिशेष कृषि दूसरी होती है, जिसमें हम लोग उपजाते हैं और खाने पीने के बाद जो बच जाता है वो अधिशेष कृषि कहलाता है। उसी से हम लोग उद्योग और व्यवसाय के लिए, उद्योग और व्यापार के लिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो अधिशेष कृषि बचता है। अधिशेष कृषि के कारण उद्योग एवं व्यापार का संपूर्ण विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप विदेशी व्यापार का उद्भव हुआ। हम लोग देखे थे कि पूर्ववैदिक काल में मात्र आंतरिक ही व्यापार होते थे, विदेशी कोई व्यापार नहीं था। यहाँ एक कृषि, लोहे की खोज ने कृषि के तीव्र वृद्धि किया और कृषि में अधिशेष कृषि के कारण व्यापार एवं उद्योग में वृद्धि हुआ, जिसके फलस्वरूप विदेशी व्यापार भी होना शुरू हो गया। अब भी सिक्के का प्रचलन नहीं था। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि पूर्ववैदिक काल में सिक्के का प्रचलन नहीं था, और सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ भी सिक्का का प्रचलन नहीं था। सिर्फ वहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली आधारित थी। यहाँ पे भी वस्तु विनिमय प्रणाली है, एक वस्तु को लेना तो दूसरी वस्तु को देना, क्योंकि सिक्का का यहाँ प्रचलन नहीं है। लोहे की खोज के कारण इस काल में आर्थिक प्रगति के फलस्वरूप नगरीकरण का प्रादुर्भाव हुआ। माने उद्भव हुआ। हम लोग देखे थे कि 2500 से 1700 ईसा पूर्व के बीच में जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसको नगरीकरण सभ्यता कहा गया था। मगर यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो एक लोहा था उसकी खोज हुई और एक मजबूत धातु सिद्ध हुआ, जिससे कृषि कार्य हुआ और एक संपन्न कृषि समाज बन गया, जिसके फलस्वरूप आर्थिक प्रगति हुई। और इसी आर्थिक प्रगति के कारण नगरीकरण प्रादुर्भाव या उद्भव माना गया। आइए सामाजिक जीवन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, एक बार आर्थिक जीवन देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं। आर्थिक जीवन पूर्णतः कृषि पर निर्भर था, क्योंकि प्रमुख व्यवसाय कृषि बन गया था लोहे के खोज के कारण। काठक संहिता में 24 बैल वाले हल का वर्णन मिलता है। दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन बन गया था। अधिशेष कृषि के कारण उद्योग एवं व्यापार का संपूर्ण विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप विदेशी व्यापार का उद्भव हुआ। अब भी सिक्के का प्रचलन नहीं था। लोग ऐसे वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित व्यवसाय करते थे। लोहे की खोज के कारण इस काल में आर्थिक प्रगति के फलस्वरूप नगरीकरण का प्रादुर्भाव हुआ या उद्भव हुआ। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक जीवन। इससे पहले हमने पूर्ववैदिक काल में देखा था कि समाज में सबसे छोटी का एक परिवार थी। यहाँ पे परिवार बढ़कर ग्राम से 20 से जन, कई परिवार मिलकर एक ग्राम बना, कई ग्राम मिलकर के एक विश्व बना, और कई विश्व मिलकर के एक जन बना, और कई जन मिलकर के एक जनपद, और कई जनपद मिलकर के महाजनपद, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 16 महाजनपद। इस काल में वर्ण जन पर आधारित हो गया। जैसे हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में कि पूर्ववैदिक काल में जन में
आपको कर्म के आधार पर था। जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसा काम करेगा, वैसा उनको वर्ण दिया जाएगा। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक कवि कहते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता मेरे मम्मी अन्न पीसती है और मेरे पिताजी वैद्य हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक ही घर में कई वर्ण के लोग रहते थे। और ठीक उसके विपरीत यहाँ कर दिया गया कि इस वर्ण है जो अब जन्म के आधार पर, जो अगर क्षत्रिय के यहाँ जन्म लेगा क्षत्रिय जिंदगी भर रह जाएगा, जो ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेगा ब्राह्मण रह जाएगा, जो वैश्य के यहाँ जन्म लेगा वैश्य रह जाएगा, जो शूद्र के यहाँ जन्म होगा जिंदगी भर शूद्र रहेगा, जो आज भी हम लोग समाज में देखने को मिलता है, जो एक सामाजिक कुप्रथा है। इस काल में वर्ण जन्म पर आधारित हो गया। इसके फलस्वरूप 4 वर्ण प्रकाश में आया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को सेवा करने के लिए शूद्र का जन्म लिया या समाज में रहते थे। इस काल में गोत्र की उत्पत्ति प्रथम बार मानी जाती है। गोत्र शब्द का उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र का मतलब है कि बहुत सारे गौ से संबंधित है। गौधन एकत्रित करने वालों को एक गोत्र का माना जाता था। और ऐसा ही माना जाता था कि एक गोत्र में शादी ब्याह नहीं हो सकता है, इसलिए लोग समान गोत्र में शादी ब्याह नहीं करते थे। और जो जो गौधन को इकट्ठा किए, जो गाय जिनके पास ज़्यादा गाय था उसको गौधन कहते थे, उसी से गौ से गोत्र बना। 4 आश्रम की प्रथम बार शुरुआत हुई। 4 आश्रम की, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य की बात करें तो 0 से 25 वर्ष तक, जिसमें शिक्षा ग्रहण करने और सीखने की उम्र होती थी। दूसरा गृहस्थ जीवन होता था जो 25 से 50 वर्ष के बीच में होता था, जहाँ पे संतान को आगे बढ़ाना और अपने आप को विकास करना। ऐसा कहा जाता है कि पूजा पाठ कर करके यहाँ पे ईश्वर को खुश कर देते थे और संतान की उत्पत्ति करके परिवार को आगे बढ़ा करके पिता के कर्ज से मुक्ति पा लेते थे। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ इसको माना गया है जो 25 से 50 वर्ष होता है। इसके बाद वानप्रस्थ आता है जो 50 से 75 वर्ष का होता है। वानप्रस्थ का मतलब होता है कि वन में जाना होता था और सारी घर द्वार को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ कर वन में जाना पड़ता था। और वहाँ पे ये ब्रह्मचर्य जो होते थे ना, ब्रह्मचर्य को इनको पढ़ाना होता था। वानप्रस्थ जीवन वाले व्यतीत करते थे, वह ब्रह्मचर्य को पढ़ाते थे। ये खुद ये ब्रह्मचर्य है जो यहाँ पढ़ने का उम्र है और यहाँ आकर खुद ये पढ़ा रहे हैं, तो इनको ये पढ़ाते थे ब्रह्मचर्य को। संन्यास जीवन 75 से 100 वर्ष माना गया है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि सारी मोह माया को, दुनिया की मोह माया को छोड़ करके आप एक वन में चलिए, एक सन्यासी की तरह रहिए। अगर संभव हो सके तो कुछ धार्मिक कार्य कीजिए और अपना मृत्यु की वहाँ बैठकर इंतजार करिए। तो आइए देखते हैं ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक। सबसे प्रथम है यहाँ पे शिक्षा और सीखने की उम्र होती थी। गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन माना जाता है क्योंकि यह 25 से 50 के बीच होता था और यहाँ पे संतान की उत्पत्ति करना, परिवार को आगे बढ़ाने के क्या उम्र था, इसलिए सबसे श्रेष्ठ इसको माना गया। पूजा पाठ करके, धार्मिक कार्य करके भगवान के ऋण से मुक्ति पाना और संतान की उत्पत्ति कर परिवार को बढ़ा करके पिता के ऋण से मुक्ति पाना ही गृहस्थ जीवन कहलाता था, जो सबसे श्रेष्ठ था। वानप्रस्थ अवस्था 50 से 75 वर्ष तक। इसमें वन में जाकर के ब्रह्मचर्य लोग को पढ़ाना होता था, शिक्षा दीक्षा देना होता था। संन्यास जीवन 75 से 100 वर्ष। ये संन्यास जीवन में लोग जाते थे, एकांत वास कर लेते थे। वहाँ पे आपको कुछ धार्मिक कार्य करते थे और अपने मौत के इंतजार में भगवान के ओर आस लगा कर बैठे होते थे। समिति एवं विदत में अगर स्त्री की बात करें कि स्त्री की स्थिति कैसी थी, तो जहाँ हम लोग देखे थे कि पूर्व वैदिक काल में स्त्री होती थी जो समिति और विदत जैसी सामाजिक संस्था में भागीदारी होता था, वहाँ यहाँ पे वो रोक दिया गया और जिसके कारण स्त्री की और भी स्थिति खराब होती गई। यहाँ पे सामाजिक कुप्रथा कुछ शुरू हुई, जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बहुत सारी कुप्रथाओं का यहाँ शुरुआत हुई जो सामाजिक कुप्रथा थी। समिति एवं विदत में भागीदारी पर रोक के कारण महिला स्त्री की स्थिति में गिरावट आई। पर्दा प्रथा में बाल विवाह की शुरुआत हुई जो एक सामाजिक कुप्रथा थी, जिसके कारण ये सब पूर्व वैदिक काल में देखने को नहीं मिला था। यहाँ पे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा इत्यादि प्रचलन में आया और स्त्री की स्थिति और दिन पर दिन गिरते जाती है। फलस्वरूप देखिए आधुनिक युग में कुछ स्त्री की स्थिति ऊपर की ओर जा रहा है। दास की बात करें तो दास अब भी पूर्व वैदिक काल की तरह थे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ था। दास वही जो यूनान की तरह नहीं था कि बहुत शोषण होता था। यहाँ जो जनरली साधारण काम करने के लिए दास का सहायता जाता था। भोजन कृषि में विस्तार के कारण भोजन में कुछ चेंजेस आया। मनोरंजन में वही था, पासा खेलना, पशुओं को लड़ाना, जुआ खेलना, शराब पीना मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। विवाह की बात करें तो अगर आगे चल के हम लोग देखते हैं तो मनुस्मृति में
मनुस्मृति में 18 विवाह की चर्चा की, 8 विवाह, मनुस्मृति में 8 विवाह की चर्चा की गई है, जिसमें प्रथम 4 को श्रेष्ठ माना गया है, बाद वाली 4 को उतना महत्व नहीं दिया गया है। यहाँ भी विवाह की चर्चा होती है जो अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह वैसा विवाह जिसमें लड़का पक्ष उच्च वर्ण के होते थे, लड़की पक्ष निम्न वर्ग की होती थी, उसे अनुलोम विवाह कहते थे। इससे उत्पन्न संतान एक अलग जात के होते थे। प्रतिलोम विवाह, इसमें वर पक्ष, इसमें लड़का पक्ष निम्न वर्ग के होते थे और लड़की पक्ष उच्च वर्ग की होती थी, जिसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। इससे उत्पन्न संतान को श्रेष्ठ माना जाता था। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। आइए कुछ इतना स्थिति बता होने के फलस्वरूप भी कुछ स्त्रियां थी, कुछ महिलाएं थी जो एक विदुषी के रूप में अपने आप को चिन्हित किया है, उनको देख लेते हैं। प्रमुख विदुषी मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी। मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी। और एक चीज़ दोस्तों याद रखिएगा, पूर्ववैदिक काल में भी कुछ महिलाएं विदुषी थी, उनको हम बताना भूल गए थे आपको। ठीक है, इसको एक बार दोहरा तो फिर आपको बता देंगे। पारिवारिक जीवन, परिवार बढ़कर ग्राम बना, ग्राम बढ़कर विश्व बना, विश्व बढ़कर जनपद हो गया। इस काल में वर्ण जनपद आधारित हो गया, फलस्वरूप 4 वर्ण प्रकाश में आया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गोत्र की उत्पत्ति इस काल में हुई। गोधन इकट्ठा करने वाले गोत्र एक गोत्र के होते थे। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत प्रथम बार हुई, जिसमें ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष सबसे श्रेष्ठ माना जाता है गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, संन्यास जीवन 75 से 100 वर्ष। समिति एवं विदत में भागीदारी पर रोक के कारण महिला की स्थिति में गिरावट आई। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा की आदि सामाजिक कुप्रथाओं की शुरुआत हुई। दास प्रथा में कोई खास चेंजेज नहीं आया। भोजन में चेंजेज आया था, कृषि में बहुत तीव्र गति के कारण। मनोरंजन में वही जुआ खेलना, शराब पीना और जानवरों को लड़ाना, घोड़दौड़ करना मनोरंजन के साधन थे। विवाह में अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में पुरुष वर्ग उच्च वर्ग के होते थे, महिला वर्ग निम्न वर्ग के होते थे। अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह की बात करें तो पुरुष से निम्न वर्ग के होते थे और महिला उच्च वर्ग की होती थी, उसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। प्रमुख विदुषी महिलाएं मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी। एक मिनट और दोस्तों, एक मिनट देख लेते हैं कुछ प्रमुख विदुषी महिलाएं जो हम बताना भूल गए थे। वो आपको थे पूर्ववैदिक काल में अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। ये 3 महिलाएं थी जो पूर्ववैदिक काल से संबंधित हैं। ये 3 महिलाएं जो पूर्ववैदिक काल से संबंधित हैं, और ये 3 महिलाएं जो विदुषी हैं, ये भी विदुषी थी। पूर्ववैदिक काल के विदुषी थी 3 महिलाएं, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। और प्रमुख विदुषी उत्तर वैदिक काल में मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी। जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन। नेक्स्ट बचे में धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन की बात करें तो यहाँ भी यहाँ भी यज्ञ में कर्मकांड की प्रधानता हो गई थी, क्योंकि लोहे की खोज ने कृषि को तीव्र गति दिया, जिसके कारण आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। तो हम लोग जानते हैं कि गांव घर में हम लोग देखते हैं कि जो ज़्यादा संपन्न हैं वो अपने यहाँ पूजा पाठ कथा कहते हैं, और जो बेचारा गरीब है जिसको खाने के लिए खुद नहीं हो, क्या पूजा पाठ करेगा, क्या धार्मिक कार्य करेगा, बड़ा धार्मिक कार्य करेगा, नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जैसे पूर्ववैदिक काल में जहाँ प्रकृति की पूजा की जाती थी, वहाँ उसको छोड़कर के यहाँ उत्तर वैदिक काल जब आर्थिक विकास हुई तीव्र गति से, तो यहाँ देख सकते हैं कि यज्ञ एवं कर्मकांड की महत्ता बढ़ गई। यज्ञ एवं कर्मकांड की महत्वता बढ़ गई। यहाँ पे ब्राह्मण और क्षत्रिय में एक माने प्रतिष्ठा, एक वैभव बचाने की होड़ बढ़ गई। पर ब्राह्मण एवं क्षत्रिय में संघर्ष का दौर शुरू हो गया। प्रमुख देवता के रूप में हमें पूर्ववैदिक काल में देखा था कि प्रमुख देवता इंद्र भगवान को माने जाते थे। इस किला तोड़ने वाले जाते थे, उनके बारे में ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र का उच्चारण किया गया था। तो यहाँ प्रमुख देवता हो गए। प्रमुख देवता प्रजापति, जो सृजन का देवता है, प्रजापति सृजन का देवता। वहाँ पे इंद्र थे, यहाँ पे प्रजापति हो गए, सृजन का देवता। और कुछ प्रमुख देवताओं का यहाँ विवरण मिलता है, जैसे विष्णु पोषण एवं रक्षा का देवता, विष्णु पोषण एवं रक्षा का देवता। रुद्र पशुओं का देवता, जो पिछले पूर्ववैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि पूषण थे जो पशुओं का देवता थे, यहाँ पे रुद्र पशुओं का देवता हो गए। पूषण, जहाँ पूषण पिछले वीडियो में हम लोग देखते हैं पूर्ववैदिक काल में पूषण पशुओं का देवता थे, यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गए पूषण। वरुण जल देवता। प्रमुख यज्ञ बहुत सारे, अगर आर्थिक स्थिति यहाँ मौजूद हो गई थी तो बहुत सारे राजाओं ने अपना राजस्व के दौरान यज्ञ करवाते थे।
पूजा पाठ करवाते थे, जो प्रमुख रूप से हम लोग देख सकते हैं कुछ, जैसे राजसूय यज्ञ प्रतिष्ठा हेतु राजसूय यज्ञ कराया जाता था। जब राजाभिषेक की बारी आता था तो राजा अपने अपने तरफ से राजसूय यज्ञ कराते थे, अपनी प्रतिष्ठा वह दिखाते थे। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन, अश्वमेध यज्ञ क्षेत्र विस्तार कहिए, राज्य विस्तार कहिए, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था राजा के द्वारा, जिसमें क्षेत्र विस्तार की चर्चा मिलती है अश्वमेध यज्ञ में कर्मकांड और बलि की प्रधानता बढ़ने के कारण, यज्ञ में कर्मकांड और बलि की प्रधानता थी, इसी कारण से इसे उपनिषदों में निंदा की गई है। अगर इस यहाँ पे हम लोग पॉइंट को समझे तो यज्ञ में कर्मकांड और बलि की प्रधानता हो गई थी, जिसको बहुत से ढकोसला हो गए थे, बहुत सारे मतलब जादू टोना बढ़ गए थे, जिसके कारण उपनिषद में इसकी निंदा की गई है। इसी के फलस्वरूप हम लोग देखें कि जो गौतम बुद्ध थे, जो बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे, तो ये सब तमाम जितना भी यज्ञ कर्मकांड में प्रधानता बलि बढ़ गया था, बैलों की बलि दी जाती थी, तो इससे उब करके लोग एक नया रास्ता खोज रहे थे, और उन्हीं जो नया रास्ता खोज रहे थे उन्हीं लोगों को रास्ता दिखाने के लिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया, जो इस सबसे परे था। वहाँ मानव एक स्थान दिखाया गया था, इतना कोई मतलब जादू टोना नहीं था, कोई ज़्यादा यज्ञ नहीं होता था, कर्मकांड और बलि नहीं दी जाती थी वहाँ पे। तो यही सब के चलते मैंने जो सनातन धर्म छोड़ करके सब बौद्ध धर्म की ओर गए थे। आइए कुछ इसको एक बार और दोहरा लेते हैं। धार्मिक जीवन यज्ञ एवं कर्मकांड पर महत्व बढ़ गई। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय में संघर्ष का दौर शुरू हो गया। प्रमुख देवता के रूप में देखें तो प्रजापति, जो सृजन का देवता माने जाते थे। विष्णु, पोषण एवं रक्षा का देवता। रुद्र, पशुओं का देवता। पूषण, शूद्रों का देवता। वरुण, जल का देवता। प्रमुख यज्ञ भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे राजसूय यज्ञ। राजा को जब राजभिषेक होना था तो उस टाइम प्रतिष्ठा अपनी बहू दिखाने के लिए राजसूय यज्ञ का संपन्न कराते थे, प्रतिष्ठा हेतु। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन हेतु। अश्वमेध यज्ञ क्षेत्र विस्तार या राज्य विस्तार हेतु एक घोड़ा छोड़ा जाता था। यज्ञ में कर्मकांड और बलि की प्रधानता बढ़ने के कारण उपनिषद में इसकी निंदा की गई थी। इसी के फलस्वरूप इसमें जादू टोना, कर्मकांड था, यज्ञ था, बलि होता था और बहुत से ढकोसलेबाजी होता था। इसी से उब कर लोग बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, एक नया रास्ता चुन लिए थे। आइए इसी क्रम में जो प्राचीन काल में जो नदी थी उसको आधुनिक नाम किस नाम से जाने जाते हैं, इसको एक नज़र देख लेते हैं। और इसको याद रखिएगा, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जितना BPSC, बिहार दरोगा, BSSC या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जैसे वितस्ता झेलम, परुष्णी रावी, शतुद्री सतलज, अस्किनी चिनाव, सदानीरा गंडक, कुंभा काबुल, बिपाशा ब्यास, सरस्वती घग्घर। तो इसमें तो हमें नहीं लगता है कुछ याद करने में कठिनाई होगी, क्योंकि बहुत सारे देखेंगे तो एक ही तरह देखने को। शतुद्री से सतलज, सदानीरा गंडक, अस्किनी चेनाव, परुष्णी रावी, वितस्ता झेलम, कुंभा काबुल, बिपाशा ब्यास, सरस्वती घग्घर। तो दोस्तों हमने पूर्ण रूप से सिंधु घाटी सभ्यता भी खत्म कर दिया, पाषाण काल भी उससे पहले हमने खत्म कर दिया था, और यहाँ पे आपको जो वैदिक काल था उसको भी हम 3 वीडियो में समाप्त कर दिए हैं। दोस्तों देखिएगा, अच्छे से 1-2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा, और देखने के बाद ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइएगा। NCERT बुक से पढ़ लीजिएगा और फिर उसको ऑब्जेक्टिव भी बनाइएगा, जिससे लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक आता है। देख लीजिए, ये वाला आप मार्केट से ले लीजिएगा, लुसेंट का है वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसको आप जो चैप्टर पढ़ेगा उसको इसी से बना लीजिएगा, आपको एकदम 80% याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर खरीद लीजिएगा। और एक खुशखबरी भी बता देते हैं दोस्तों, विगत कुछ ही दिनों में, या बोले तो अक्टूबर के लास्ट में, बिहार SSI इंस्पेक्टर का माने मद्य निषेध दरोगा हम लोग उसको बोलते हैं हिंदी में, उसका वैकेंसी 350 के आसपास आने वाला है। तो आप लोग तैयारी के मिशन मोड में लग जाइए और वीडियो देखिए इसी तरह, और ऑब्जेक्टिव बनाइए, ज़रूर सफलता मिलेगी। और एक हमने इस पर बिहार मद्य निषेध दरोगा और बिहार पुलिस दरोगा का एक सिलेबस हम डाले हैं, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। वो समझिए कि आपके लिए तैयारी में रामबाण साबित होगा। उसको एक बार समझ लीजिएगा देख करके, तो आपको 80+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। हम आपको वादा करते हैं आपसे कि आप एक बार देख लीजिए, वहाँ से कर लीजिएगा आप। और हम एक नोट्स भी बना रहे हैं जो करीब 10 से 15 दिन में वो तैयार हो जाएगा। वो भी आप लोग को हम इसी पे लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोड करके देख लीजिएगा। इतना देखने के बाद आपको बिहार दरोगा फाइनल करने से कोई नहीं रोकेगा। और सिलेबस मेरा देख लीजिएगा, सिलेबस वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।